हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नरेश माखीजा। अब आज के वीडियो में हम AWS की RDS सर्विस का यूज़ करके MySQL इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन से उसे कैसे कनेक्ट करते हैं लोकल मशीन पे। सो या तो आपको रिसेंटली विजिटेड में दिख रहा है, नहीं तो डोंट वरी, आप जाइए सर्च पे RDS। अब इसका फुल फॉर्म देखते हैं, रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। अब इसके आगे मैनेज लिखा हुआ है। सो मैनेज का मतलब ये होता है कि अब हमें कोई ऐसा EC2 इंस्टेंस क्रिएट नहीं करना है, उस पे जाके MySQL इंस्टॉल नहीं करना है। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। या तो हमें जो इसके माइनर वर्जन अपडेट करना होते हैं, वो भी हमें इसका ध्यान नहीं देना पड़ता। हमें बस इसे क्रिएट करना है और यूज़ करना है। इसकी सिक्योरिटी का, इसकी पैचिंग का, वो सब ध्यान हमें नहीं देना पड़ता है। इसलिए इसके नाम का आगे मैनेज लगा है, क्योंकि इसे AWS मैनेज कर रहा है। आपको ध्यान हो तो नॉर्मल वे में हम क्या करते हैं, पहले एक सर्वर लाते हैं, जैसे एग्जांपल EC2, फिर उस पे MySQL हम खुद क्रिएट करते हैं। हम खुद उसकी सिक्योरिटी का ध्यान देते हैं। हम खुद उसके माइनर वर्जन वगैरह अपडेट करते हैं। फिर अगर वो सर्वर डाउन हो जाता है, सर्वर अप होने के बाद हमें फिर MySQL स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि सर्वर डाउन हुआ तो डेफिनेटली MySQL भी डाउन हो जाएगा। सो उन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए ही AWS ने RDS को इन्वेंट करा। अब हम जाते हैं RDS को क्रिएट करने जाते हैं। अब यहाँ पे क्या ऑप्शन दिख रहा है मुझे, क्रिएट डेटाबेस, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, स्टैंडर्ड क्रिएट और इजी क्रिएट। सो पहले स्टैंडर्ड क्रिएट जो सिलेक्टेड है, उसमें आपको स्क्रॉल डाउन करके ऑप्शन दिखाता हूँ मैं। अवेलेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, सेटिंग्स, क्रेडिशनल सेटिंग्स, क्रेडेंशियल सेटिंग, माय मिस्टेक, इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन, बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं जो आप खुद कॉन्फ़िगर कर सकते हो। लेकिन अगर हम इन सब झंझट में नहीं पड़ना चाहते, हम तो AWS से बोलना चाहते हैं कि भैया ये सब कॉन्फ़िगरेशन का ध्यान आप ही रखो, मुझे तो बस एक बेसिक सर्वर क्रिएट करना है। तो देखो यहाँ पे कितने कम हो गए, कितने कम ऑप्शन हो गए हमारे पास सिलेक्ट करने के लिए। सो हम पहली बार है, हमें समझना है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसलिए हम स्टैंडर्ड क्रिएट पे जाएंगे। उसके बाद हम MySQL पे जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, लेकिन MySQL, पोस्टग्रेस, ये दोनों फ्री है। अमेजन औरोरा डेफिनेटली इसका चार्ज लगता है। और ये दोनों भी कैसे फ्री हैं, जैसे हमारा EC2 इंस्टेंस रहता है कि 750 आवर्स पर मंथ। अब भले आप जितने भी इंस्टेंस यूज करो, टोटल 750 आवर्स। तो MySQL का भी ऐसा है कि अगर मैं एक ही इंस्टेंस 24 घंटे रनिंग करता हूँ पूरे महीने, मुझे कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन वहीं मैंने दो इंस्टेंस पूरे 24 घंटे रनिंग कर दिए, तो मुझे 15 दिन बाद दोनों का चार्ज लगना शुरू हो जाएगा। तो MySQL सिलेक्ट करा मैंने, वर्जन जो डिफ़ॉल्ट उन्होंने दिया है वही रखता हूँ मैं। आपको दिखा देता हूँ लिस्ट में, हम ओल्ड वर्जन पे भी जा सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए ये है कि हमें ये जो क्रिएट कर रहे हैं RDC, प्रोडक्शन के लिए करना है, हमारे टेस्ट सर्वर के लिए कि फ्री टीयर के लिए। सो डेफिनेटली हम फ्री टीयर पे जाएंगे। अब जैसे ही आप देख रहे हो मैं फ्री टीयर पे गया, तो ये सब डिसेबल हो गया, क्योंकि फ्री टीयर में अमेजन ये सब फैसिलिटी हमें नहीं देता है कि मल्टी एजी क्रिएट करे। मल्टी एजी नॉट सपोर्टेड फॉर मल्टी क्लस्टर, जितने भी यहाँ पे इंस्टेंस है। अब यहाँ पे हमसे इंस्टेंस आइडेंटिफायर का नाम पूछ रहा है। सो ध्यान देना, ये हमारा डेटाबेस का नाम नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, डीबी माई डीबी फर्स्ट डीबी आइडेंटिफायर। अब हमें क्या पासवर्ड देना है। पासवर्ड हम दे रहे हैं, हमें यूजर नेम देना है रूट। और पासवर्ड इनका कहना है कि एटलीस्ट 8 कैरेक्टर का तो होना ही चाहिए। सो मैं क्या करता हूँ, रूट 1 2 3 4 5, कंफर्म पासवर्ड में रूट 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन, ये DB-T3 माइक्रो। लेकिन हमें ध्यान देना है कि हमें फ्री टियर के अंदर ही रहना है, इसलिए मैं T2 माइक्रो सेलेक्ट करूंगा। ये मैं केवल 20 GB रखा, 200 GB की कोई ज़रूरत नहीं। ये सब आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि फाइनली अगर आप एक प्रोडक्शन या टेस्ट सर्वर बना रहे हो, तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि मैं कितने GB का डेटा उसमें स्टोर कर रहा हूँ। क्योंकि ये एक डेमो वीडियो है, इसलिए मैं मिनिमम वैल्यू पे जा रहा हूँ। मिनिमम वैल्यू 20 GB है और मैक्सिमम 6144। मुझे ऑटो स्टोरेज, ऑटो स्केलिंग नहीं करना है। कनेक्टिविटी भी जो डिफ़ॉल्ट है मैं उसे रहने दे रहा हूँ। पब्लिक एक्सेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने पब्लिक एक्सेस को यस नहीं करा, तो मेरे पास जो IP आएगा उसके थ्रू मैं मेरी लोकल मशीन से इस RDS को एक्सेस नहीं कर सकता। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन रखना है हमें इसे।
एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन पे जाते हो तो ये हमारा डेटाबेस का नाम रहेगा। ये वो डेटाबेस का नाम रहेगा जो हम 3306 के बाद स्लैश करके डेटाबेस का नाम लिखते हैं हमारे एप्लीकेशन, तो ये वो डेटाबेस है। सो माय टेस्ट डीबी, इसको मैं कॉपी भी कर लेता हूँ। हो गया। अब इनेबल ऑटोमेटेड बैकअप नहीं, मुझे मेरी एप्लीकेशन दिस आरडीएस का बैकअप नहीं करना है। अगर करूंगा तो डेफिनेटली उसका चार्ज लगेगा, वो फ्री टियर के अंडर नहीं आता। मुझे माइनर वर्जन अपडेट नहीं करना है। अब ये आप देखोगे जो मैं कह रहा था कि 750 आवर जो आरडीएस के सिंगल एजी डीबी-डी2 माइक्रो और डीबी-डी3 माइक्रो भी मिलता है। 20 जीबी एसएसडी मिलता है, 20 जीबी फॉर ऑटोमेटेड बैकअप स्टोरेज। इसीलिए मैं 20 जीबी पे आया था, क्योंकि जो 20 जीबी 20 नंबर है स्टोरेज का, वही हमें फ्री टियर के अंदर मिलता है। अब हम क्रिएट करते हैं। अब ये हमारा इंस्टेंस क्रिएट हो गया है। क्रिएट हो गया, लेकिन मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक ये प्रॉपरली कॉन्फ़िगर हो जाए। सो अभी इसका स्टेटस क्रिएटिंग है। जब यहाँ पे ग्रीन मार्क आ जाएगा अवेलेबल, तब हम ये मानेंगे कि फाइनली हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया है। तो जब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, जब तक इसका स्टेटस ग्रीन में नहीं आ जाता। फाइनली इसका स्टेटस चेंज होके अवेलेबल हो गया है। इसे 3 या 4 मिनट लगे थे कॉन्फ़िगर होने में। सो अब हम इस पे क्लिक करते हैं, अंदर जाते हैं इस पे। अब ये हमें दिखा रहा है एंड पॉइंट। सो ये एंड पॉइंट हमें कॉपी करना है। पोर्ट हमें दिख रहा है 3306 है। सो अब मैं क्या करूँगा, इसे वेरीफाई करने के लिए, देखिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है कि हम जाके क्वेरी कर सकें, क्रिएट क्वेरी या सिलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकें, क्योंकि यहाँ पे कोई क्लाइंट नहीं है हमारे पास। सो क्योंकि ये स्प्रिंग बूट इंटीग्रेशन प्लेलिस्ट है AWS के साथ, तो मैंने क्या कर रखा है, मैंने एक इसी मैंने इक्लिप्स पे एक एप्लीकेशन ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखी है मैवन की। अब मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें क्या क्या मैंने डिपेंडेंसी ऐड कर रखी है। अब ये स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा जेपीए, क्योंकि मुझे माई से कनेक्ट करना है। उसके बाद स्टार्टर वेब, माई ये सब दोनों इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए, डेटा जेपीए और माई कनेक्टर। अब मैंने क्या करा है, मैं प्रॉपर्टी फाइल में जाता हूँ। जो जो यूआरएल मैंने कॉपी करी थी, वो मुझे यहाँ से मुझे प्रोवाइड करना है .com तक। आपके केस में क्या होना चाहिए, आपके केस में होना चाहिए JDBC MySQL कॉलन 2 बार फ्रंट स्लैश और आपकी जो यूआरएल यहाँ से कॉपी करी हुई है वो। अब उसके बाद हमारे पास डेटाबेस का नाम। सो हम जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन में। वो डेटाबेस का नाम है था माई टेस्ट डीबी, वो हमें यहाँ पे ऐड कर देना है। अब मैंने इसमें प्रॉपर्टी में कुछ और चीज भी डाली है। यूजर नेम तो रूट, पासवर्ड रूट 12345, ये जो ड्राइवर क्लास नेम और ये जो डायलेक्ट हमें रखना पड़ता है वो ऐड करा मैंने। अब मैंने यहाँ पे एक बेसिक सा मॉडल ऐड कर दिया एक्सपेंस का, जिसमें आईडी, आइटम और अमाउंट है। एक कंट्रोलर है, मैं सेव करना चाहता हूँ, फाइंड ऑल करना चाहता हूँ, और रिपोजिटरी। फाइनली रिपोजिटरी में मैं इन दोनों को तो हटा ही देता हूँ, ऐड करूंगा और डिलीट करूंगा, बस सॉरी, ऐड करूंगा और गेट करूंगा। और ये मेरी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है। तो चलिए इसे स्टार्ट कर लेते हैं। पहले मैं आपको गेट करके ये वेरीफाई करा देता हूँ कि डेटाबेस में करंटली कुछ भी आइटम नहीं है। तो उसके लिए मुझे पोस्टमैन स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि पोस्टमैन मेरा स्टार्ट हो गया है, बस वेट करते हैं लोड हो जाए। एप्लीकेशन भी अप हो ही गई होगी, करेक्ट, एप्लीकेशन भी अप हो गई है। अभी दिख रहा है एक्सपेंस में। पहले मैं फाइंड ऑल आपको दिखा देता हूँ कंट्रोलर में कहाँ गया एंड पॉइंट। कंट्रोलर एक फाइंड ऑल, जिसमें मैं सारे के सारे एक्सपेंस गेट कर रहा हूँ, लोकल मशीन पे भी प्रिंट कर रहा हूँ और फिर मैं रिटर्न भी कर रहा हूँ। दूसरा, मैं सेव कर रहा हूँ एक्सपेंस को। सो पहले वेरिफिकेशन के लिए कि हमारा जो डेटाबेस है एकदम फ्रेश है, इसमें कोई भी डेटा नहीं है। एम्प्टी आ रहा है, अरे ठीक है, ग्रेट। अब मैं न्यू रिक्वेस्ट पे जा रहा हूँ, मैं सेव कर रहा हूँ। तो लोकल होस्ट 8080 सेव, बॉडी में दिखा रहा हूँ आइटम सैमसंग, अमाउंट 1000। ये कह रहा है सक्सेस। सक्सेस कैसे रिटर्न हुआ, सक्सेस मेरे इस कंट्रोलर में जो सेव एंड पॉइंट है वो रिटर्न कर रहा है। अब मैं जाऊंगा गेट ऑल एक्सपेंस पे, फाइंड ऑल। अब ये देखिए, ये है 1000 आ गया। वेरिफिकेशन के लिए एक बार और हम करते हैं एप्पल या 5000। अब मैं अगेन फाइंड ऑल करूंगा, तो मुझे सैमसंग के साथ एप्पल भी मिल जाना चाहिए, और मिल गया। सो आज की वीडियो में हमने क्या समझा कि आरडीएस इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं, और अगर हमें उसे अपनी लोकल स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन से कनेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे। अब जहां आपको डिप्लॉय करना है वहां आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं।
अब एक प्रॉब्लम इसमें है कि ये हार्ड कोडेड है, यहाँ पे यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड। तो उसका सॉल्यूशन है कि ये जो यूआरएल और यूजर नेम है इसको हम AWS के सिस्टम मैनेजर में रखेंगे, और ये जो पासवर्ड है इसको क्रेडेंशियल्स वाला जो फीचर आता है, जो उसके पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि क्रेडेंशियल्स कैसे स्टोर करते हैं, उसमें रखेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो उस पर भी बनाऊंगा, क्योंकि मैं थोड़े टाइम में एक फारगेट पे कैसे डिप्लॉय करते हैं हमारी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को, वो बताने जाऊंगा। सो उसमें मैं ये भी ऐड कर दूंगा कि अगर हमें इन्वायरमेंट से उठाना है या क्रेडेंशियल्स उठाना है AWS सीक्रेट मैनेजर से, या फिर सिस्टम मैनेजर से हमें इन्वायरमेंट वेरिएबल उठाना है, तो हम कैसे उठाएंगे। सो उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं, और इसका सोर्स कोड में अपलोड करके आपको लिंक भी दे दूंगा। थैंक यू सो मच।